हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक प्यारे से टॉपिक के साथ। और टॉपिक आपको भी बहुत पसंद है और बेसिकली मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि डीप नाइट में, रात काली घनी रात में, रात के तीसरे पहर में आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं और क्यों नहीं कहते हैं, क्यों छुपाते हैं। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि लेट नाइट डीप डाउन उनकी, आपके पर्सन्स की फीलिंग्स और थॉट क्या हैं। उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको आगे चल के थोड़ी सी बातें बता दूं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी डिवाइन फैमिली का हिस्सा फर्स्ट टाइम बन रहे हैं, रीडिंग फर्स्ट टाइम आपकी नज़र के सामने से आई है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने प्यारे अंगूठों से थम्स अप लाजमी कीजिएगा। और अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सन्स के लिए होती है। नहीं होती तो अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग अवेलेबल नहीं होती। ठीक है जी, इंटरटेनमेंट के लिए देखना है मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आप इसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ये आपके साथ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, रेजोनेट नहीं करेगी। लिहाजा मुझे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर इस तरह के मैसेजेस ना कीजिए कि अंडर 18 वालों के लिए रीडिंग को अवेल कर दें। तो अनमेच्योर लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं होती। रीडिंग जस्ट पॉसिबिलिटीज़ की बेस पर की जाती है। इस रीडिंग की बेस पर आपने किसी किस्म का अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी किस्म के लोगों की एनर्जीज को कैरी करती है, आपकी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं है। ठीक है जी, अगर सबके लिए रीडिंग अवेलेबल है, तेरे लिए, मेरे लिए, आस के लिए, पास के लिए, मोहल्ले के लिए, कुलीग के लिए, सर के लिए, बॉस के लिए, मिंटोर के लिए, भाभी के लिए, नन के लिए, फुफी, माई, ताई, काकी, सास, बहू, सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। ठीक है जी, मियाँ बीवी, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स शुदा लोगों के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए, जो भी सिनेरियो आपको समझ में आता है उन सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। अगर आप मेरी रीडिंग पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने आप को हील करने के लिए नीचे अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के जाइएगा, ताकि मैं विद इन 41 डेज़ में तहज्जुद की नमाज में आप लोगों के लिए दुआएं करूँ और आप लोग हील हो जाओ। अब मैं मांगने जा रही हूँ दुआ, और जो कि आपको पता है कि मैं सभी को कहती हूँ कि अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करने के बाद आप दुआ में शामिल हो जाएं। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो ठीक 10 मिनट या 12 मिनट रीडिंग को आगे स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पर भी जा सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है जी, तो जिन लोगों ने दुआ में शामिल होना है, हाथ बुलंद करके आमीन ज़रूर लिखिएगा। कोशिश किया कीजिए कि कम से कम 5 से 10 लोगों में आगे शेयर करके डिवाइन फैमिली को बड़ा और बहुत बड़ा कर दें। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत सखी, ए बहुत ज़्यादा सखी, ए बहुत ज़्यादा फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, ए बेपर्दा करने वाले, हक सच का फैसला करने वाले, ए जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने वाले, बहार को खिज़ां और खिज़ां को बहार पे बदलने पे कादिर, रात को दिन और दिन को रात में बदलने पे कादिर। ए मेरे खालिक मालिक, सबसे ज़्यादा रहमान और रहीम करने, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन, अपनी हलाल की हुई बातों की जैसी हराम बातों को हम पर से पर्दा कर दे। अगर कामयाबी चाहते हो जान लो कामयाबी आ चुकी है, बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी अता की है। मेरे खालिक में जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमा के दुनिया में अम्मा हवा से मिला दिया, 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में ना सिर्फ अशरफ मखलूक़ात बनाया, बल्कि तूने मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमा दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के मानने वालों में शामिल फरमाया, उनके चाहने वालों में शामिल फरमाया, उनकी पैरवी करने वालों में शामिल, उन पर जान कुर्बान करने वालों में वफादारों में शामिल फरमाया। मुझे उनका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे खालिक व मालिक, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे ना से अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से भी सरशाद किया। मुझे मौला अली के चाहने वालों में ग़ुलामों में शामिल फरमाया। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद ना से मुझे अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मौला अली की वलायत से सरशाद किया, बल्कि आपने मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में शामिल फरमाया, उनकी वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे वो तौफ़ीक़ अता फरमा कि मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह
अलैहा की चादर में, चादर ततहीर में पनाह मिल जाए। मौला मुझे पर्दा करने की तौफीक अता कर। है मेरे खालिक तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी कि तूने 1400 साल के बाद ना सिर्फ मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की वाहदानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मौला अली की वलायत, फातिमा तुज़ारा की कनीज़ी, बल्कि 1400 साल के बाद आपने मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ आज़ादार बनाया बल्कि करबला मौला का 2 बार का जवाब भी बनाया। करबला मौला वो ज़मीन है, वो सरजमीन है इस रूह कायनात में जहाँ पर तेरे 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ सजदा किया बल्कि इनका खून भी बहा, जहाँ 70 हज़ार फरिश्ते आकर मौला हुसैन की ज़ियारत करते हैं और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। और मौला इस छोटी सी उम्र में आपने मुझे करबला मौला का 2 बार का ज़वार बनाया। मौला जो लोग करबला मौला जाना चाहते हैं, मौला हुसैन के नवासे रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं, मैं मुझ समेत उन सबको करबला मौला की ज़ियारत और शफ़ नसीब फरमा। मुझे मौला हुसैन और करबला की मार्फत नसीब फरमा। मुझे अरबाइन और अशूरा करने की बार बार तौफीक अता फरमा। मुझे मेरे शौहर और औलाद के साथ करबला मौला की तौफीक अता। जिसके दिल में करबला मौला जाने की हसरत है, सामरा और शाम जाने की हसरत है, हज उम्रा ज़ियारत करने की हसरत या अपने मजहबी अकायद को अदा करने की हसरत, मौला उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे मौला हमें हमारे वक्त के इमाम साहिब ज़मान के लश्कर में शामिल फरमा दिया। मेरे खालिक को हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दिया। मेरे खालिक को जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटी की ख्वाहिशों ने बाली सकीना की कनीज़ें अता फरमा दिया। मेरे खालिक वाले जो बच्चे तलीमी मैदान में इम्तिहान दे रहे हैं या किसी रिजल्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं या इमिग्रेशन के सिलसिले में इंटरव्यू दे चुके हैं, मौला उन सबको कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हर बेरोजगार को रोजगार अता फरमा दे। मौला हसन के दस्तरखान से रिज़्क़ की कुशादा अता फरमा दे। मेरे खालिक को हर हलाल की रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक को मालिक तुझे वास्ता है अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी प्यारी पहले दीदार का, पहले आंसू का, पहली मुस्कुराहट का हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे ख्याल में जिन बच्चे बच्चियों के नसीब नहीं खुले मौला उनको फातिमा बीबी सुगरा के अरमानों के सदक़े में, अली अकबर के शेरों के सदक़े में उनके नसीब खोल दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनकी अक़द करवा दे। जो लोग शादियों में डिले, जिनकी शादियों में डिले हो गया, मौला हज़रत यूसुफ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अक़द के सदक़े में उनके जल्द से जल्द अक़द करा दे। मेरे खालिक मालिक जो वालिदैन अपने बच्चों की नाफरमानी में से, बदतमीज़ियों की वजह से, बदकारियों की वजह से परेशान है, मौला उन बच्चों को फरमा बरदार बना दे, माँ बाप के फरमा बरदार बना दे। मौला मेरे ख्याल में माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा दे। जिन वालिदैन के बच्चे परदेशों में, मौला उन परदेशियों की खैरोफियत से वापसी उनके घर वालों के साथ करवा दे। जो लोग परदेश में जाके कमाना चाहते हैं या किसी जॉब के सिलसिले में गए या इमिग्रेशन के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में गए, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। हर बेजुर्म असीर को रिहाई की खबर सुना दे। असीरान शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दे। जो लोग बीमार हैं असीरान शाम मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमार करबला सज्जाद के सदक़े में उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई है और जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जिन लोगों के जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, मौला उनको असीरान शाम की कैद के सदक़े में अपने घरों की मलकियत अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जो लोग कि किसी का हक मारे बैठे, मौला उनको उनका हक वापस देने की तौफीक अता फरमा दिया। मेरे खालिक मौला जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी, इस तरह मौला हमें भी अंधेरी दलदलों से निकाल कर, दौरे दज्जाल की वसवसों से निकाल कर, नाकामियों से निकाल कर कामयाबियों कामरानी की मंजिलों पर फायज फरमा दिया। मेरे खालिक को हमें रूहानी मार्फत अता फरमा, हमारे कल को नूर मुनव्वर और रोशन फरमा दिया। मेरे खालिक को मालिक जिस के दिल में इस वक्त जो भी इजाज़त जाता है उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर हैं उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से किसी चालों की वजह से दूर है, मौला उनको दुनियावी चालों से, जादू सेब के असर से बचा कर उन्हें अपनी रहमत के फरिश्ते से अपने रहमत के पंखों में ले लिया। मेरे खालिक को मालिक जो बच्चियाँ बच्चे इस वक्त किसी के थ्रू हरासा हो रहे हैं या कोई गलती करके पछता रहे हैं, मौला उनको एक दफ़ा माफ़ी दे के उनको अपने रहम के पर्दों में ले रहे हैं। मेरे खालिक मालिक जो लोग किसी सफ़र में है, मौला बाखैरियत अपने मुल्कों में वापस आ जाए। मेरे खालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक को मालिक मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे, ठीक उसी तरह जैसे अपने खाना काबा की हिफाजत फरमाई बाबील को भेज कर है। मेरे खालिक वाली इसी तरह मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे, ख़ास हिफाजत फरमा दे। आपको वास्ता देती हूँ फातिमा तुज़ारा के शिकस्ता पहलू में तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं के सिले में गाज़ियाबाद के कटे हुए बाजुओं का वास्ता देती हूँ। हर बहन का भाई उसके सर पर सलामत रहे। मेरे खालिक मालिक हर बीवी का शोहर उसके सर पर सलामत है। हर
बेटी का बाप उसके सर पे सलामत रहे मेरे मौला। जो बेटियां अपने बाप से दूर शाम रहने वाली बाली सकीना के सदक़े में जो अपने बाप से करबला में बिछड़ी तो ज़रूर लेकिन क़यामत तक कभी उनसे मिल ना पाएगी, बाली सकीना की तन्हाइयों के सदक़े में, ज़िंदान में बेकफन सकीना की परेशानियों के सदक़े में मौला हर बच्ची को अपने माँ बाप से मिला दे। मेरे खालिक मालिक हर बच्ची को उसके बाप का प्यार और शफ़क़त नसीब है मेरे खालिक। मैंने जो मांगा वो भी अता करो, मैं जो नहीं मांग सकी वो भी अता करे मेरे मौला। हसन हर बेरोज़गार को बेहतरीन रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके बिज़नेस में आसानियाँ पैदा कर दे, वुसअत पैदा कर दे, और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जो है नौकरियों की आसानियाँ पैदा कर दिया मेरे खालिक मालिक ने। मौला हसन के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ कमाने की तौफीक देना। हम पर भी जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में मनो सलवा उतरा मौला, हम पर भी अपने हक हलाल के मनो सलवा के दरवाजे खोल दे। जिस तरह तूने मूसा की उम्मत पर 12 दरवाजे खोले, हम पर हर मुश्किल और परेशानी, नाकामियों, वसवसों की, दौरे दज्जाल की सख्तियों के दरवाजे बंद करवा के अपने 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से अपनी रहमतों के दरवाजे हम पे खोल दिया मेरे खालिक मालिक। मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द। फातिमा मैं गवाही देती हूँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सच्ची थी, सच्ची हैं और सच्ची रहेंगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस शहादत पे थे, इस शहादत पे हूँ, इसी शहादत पर मैं दुनिया से जाऊँगी। मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान के हवाले करती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे सूरत यासीन दुआ शुरा दुआ नाहिया मेरे मुंह पे रवा हो जाए मेरे खालिक। कलमा शहादत मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मुझे मेरे वक्त के इमाम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी का दीदार नसीब हो। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांगा वो भी अता कर। जो हमारे हक में बेहतर है मेरे खालिक मालिक वो भी अता कर, और जो हम नहीं मांग सके जो हमारे हक में बेहतर नहीं उसे बेहतर तर करके हमें अता फरमा दे कि बेशक तू कादिर मुतलिक है, तू 6 दिन के अंदर गए कायनात को खल्क कर सकते हैं। तो मौला इस छोटी सी कायनात के छोटे से बर आज़म में रह के, छोटे से मुल्क के छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले के छोटे से कमरे में रह के मैं तेरे आगे हाथ फैलाए छोटी सी ज़िंदगी मांगती हूँ। हमारी ज़िंदगियों में छोटे से सिनेरियो में मौला हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। तेरे लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है मौला। अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह से अपनी औकात के नहीं, अपनी औकात देकर नहीं खुदा की शान दे के मांगो। मौला मैं तुझे तेरे 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देकर तवस्सुल देकर तुझसे हाजत तलब करती है। तुझे वास्ता देती हूँ उन 12 इमाम 14 मासूमीन का, मोहम्मद आले मोहम्मद के आखिरी सजदों का, जिस सजदे पे तेरा दीन कायम हुआ, जिन सजदों पर तेरा इस्लाम चल रहा है, जिस सजदे पे क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब होना, उन सजदों का वास्ता है। तो मेरी किसी भी दुआ को रद्द न करना, मुझे रूहानी मार्फत और मेरे ज़ाहिर और बातिन को नूर व मुनव्वर और रोशन फरमा दे। मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे कि मेरे खालिक मालिक जब लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जान करके कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें। क़यामत के रोज़ जब मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे ये कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल है। मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े महशर से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता। हाँ मगर मुझे रोज़े महशर में 1,24,000 पैगम्बर और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक जिस तरह तूने दुनिया में मुझे मेरे ऐबों पे छुपा कर दुनिया में इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया, तुझे मोहम्मद की मुस्कुराहट का वास्ता, तुझे मोहम्मद की तहज्जुद में मांगी जाने वाली आंसुओं के साथ मांगी जाने वाली दुआओं का वास्ता, तो मुझे रोज़े महशर हम सब को रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक व मालिक तुझे वास्ता देती हूँ फातिमा तो ज़हरा के शिकस्ता पहलू का, मुझे फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना। और जब क़यामत के दिन मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करूँ तो मेरे खालिक मालिक मैं तुझी को तेरा गवाह करके कहती हूँ कि मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को सच्चे दिल से माफ़ किया। और जिन जिन लोगों ने जो अरीज़े मुझे दिए थे मैं वो सारे के सारे अरीज़े सारी दुआएं तेरी बारगाह में अमानतन रखती हूँ। जिसको जो जवाब देना है, जिसको जो सिला देना है मौला तू बेहतर जानता है। बस मेरी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहली मुस्कुराहट के सदक़े में, उस दीदार के सदक़े में कि जिस दीदार के सदक़े में कुल आलमीन को तूने बनाया है। मेरे खालिक मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टेरर वर्ल्ड। निदा अली मुबीन नज़र, देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़र का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, उन तमाम लोगों को जिन्होंने पहले दिन से लेके अब तक और आखिर तक मेरे साथ बने रहोगे, प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मुझे हील करते हो, अपने सिटी का नाम बताते हो, अपने कंट्रीज़ का नाम बताते हो। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की रात को लेट नाइट रात के तीसरे पहर में जब सारी दुनिया सो जाती है, जब सब जग सोए हम जागें, तारों से करें बातें, चांदनी रातें। तो देखते हैं चांदनी रातों में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है जी, तो मैंने ये आप पॉजिटिव हो जाए, अपने पर्सन का नाम
जहन में बार बार दोहराते जाएं, शक्ल को जहन के सामने लें और सारी की सारी एनर्जीज यूनिवर्स के कार्ड में डालें फुल इंटेंशंस के साथ। देखो निकल के आ रहा है, देखो ज़रा, ठीक है जी। फुल अटेंशंस के साथ आपने अपने पर्सन को याद करना है और मैं देखती हूँ यूनिवर्स को क्या नज़र आता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या निकल के आ रहा है, ठीक है जी। लेट नाइट मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन सारी रात में जब भी फारिग टाइम उन्हें मिलता है, डीप डाउन काली घनी रात में वो मेरे पर्सन को, देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ को क्या क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं, किस नज़र से मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ को कैरी करते हैं, उनकी सोचों में क्या चीज़ आती है जब भी वो तन्हा होते हैं। प्लीज़ 4 और एक हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है जी, ये वाला ले लेते हैं और यहाँ पे डिवाइन एंजल्स के कार्ड को करते हैं बंद और देखते हैं कि एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है, ठीक है जी। और ये है आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। अंडरस्टैंडिंग की ऑप्शन है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन या और करेज की एनर्जी, छुपी हुई एनर्जीज में आ रही, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको दुनिया से या तो छुपाना चाहते हैं या फिर अपने दिल के पिंजरे में कैद करना चाहते हैं या फिर आपसे निकाह शादी करके अपनी बीवी या शोहर बनाना चाहते हैं। कुछ इस तरह का सिनेरियो देखेंगे टैरो कार्ड से, लेकिन अभी देखें यूनिवर्स में क्या आ रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपके पर्सन किसी कैद में है, किसी ने उनको बंद कर रखा है या फिर उनके ऊपर कोई अदालती कार्रवाई चल रही, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है जो कि टैरो कार्ड से नज़र आएगा। यहाँ पर जो मुझे नज़र आता है कहीं ना कहीं वो आपकी मुश्किलों को, परेशानी को अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आते हैं। मोरालिटी कहीं ना कहीं उन्हें कोई सबक मिल रहा है। ब्रेक थ्रू, ये अगस्त की रीडिंग में प्रेडिक्शन है, भी ज़रूर देख लेना वहाँ पे कि अगस्त की रीडिंग में ये ब्रेक थ्रू का कार्ड आया था। गो विद फ्लो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जब इतना ज़्यादा सोचते हैं तो अपने आप को गो विद फ्लो की एनर्जी में ले आते हैं और कंडीशनिंग के बाद अवेकनिंग हो रही। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि आपके बिना आपके पर्सन की ज़िंदगी कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अपने आप को वो कैद में समझते हैं या फिर वो डेफिनेटली कैद में होंगे, किसी की मोहब्बत की कैद में, किसी की रस्मों कस्मों की कैद में, किसी की निकाह और बंदिश की कैद में या किसी के सिफली इल्म की कैद में। क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस होती हुई उनके छुपे हुए दुश्मन या उनके घर वालों की चालों के सामने आपके पर्सन को उनका पर्दाफाश होता हुआ नज़र आता है, उन्हें आपकी सिंसियरिटी नज़र आती है। लेकिन क्या है कि अपने घर वालों के सामने, समाज के सामने जब वो कुछ कर नहीं पाते तो उन्होंने वक्ती तौर पर गो विद फ्लो की एनर्जी को कैरी ऑन किया कि अभी तेल देख और तेल की धार देख, तमाशा देख, होता है क्या। अभी वो सबको मौका दे रहे हैं कि तू अपनी चाल चल ले, तू अपनी चाल चल ले, तूने जो तकलीफ़ें देनी है तू दे ले, जिसको जो करना है वो सबको मौका दे रहे हैं, करके देख लो। मैं शेरू में एक दफ़ा ही धाड़ूंगा और तुम सबको हड़प खा जाऊंगा। और उसके बाद वो ये सलाखें तोड़ेंगे, इस तवीज़ धागे की एनर्जी को पीछे करते हुए आकर आपको बताएंगे कि भाई सारी रात मैं तुम्हारे लिए जागता था। जब से मेरे सामने ये राज फाश हुआ है, चाहे मेरी बीवी मुझ पे सिफलीलम कर रही है, मेरी सास कर रही है, मेरी बहन कर रही है, दरानी कर रही है, जेठानी कर रही है, जेठ कर रहा है, देवर कर रहा है, जो कोई भी कर रहा है, साला कर रहा है, साली कर रही है या फिर अपनी ही सगी माँ कर रही है या कोई कुलीग कर रहा है या कोई बॉस तंग कर रहा है, जो भी जिम्मेदारी इनके सर पर डाली गई है वो जस्ट एक जिम्मेदारी, एक ख्वाब है, एक वहम है जो कि आपके पर्सन को लग रहा है कि ये ना हो, ये मैं चीज़ पूरी कर लूँ तो मैं आज़ाद हो जाऊँगा, जबकि ये सिर्फ एक वहम और वसवसा है। जैसे ही आपके पर्सन के ऊपर से अवेकन पर्दा खुलेगा, आपके पर्सन आपको आके अपनी सारी सिंसियरिटी के साथ अपना सच बताएंगे। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में मोहब्बत की एनर्जी, कार्ड शफलिंग करते वक्त लवर्स का कार्ड आया था। शुरू में तो आपका और उनका प्यार सच्चा है, लेकिन अभी आपके पर्सन ने खुद को एंजल्स पर, डिवाइन पर छोड़ दिया है। अगर उन्होंने छोड़ दिया है तो आप भी थोड़ा सा छोड़कर गो विद फ्लो की एनर्जी में आओ, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन ने जिस पर्सन के लिए भी आपको छोड़ा था ना, उनका सच आपके पर्सन के सामने रिवील हो गया। जिन्होंने भी कोई सिफली इल्म, काला जादू टोना या यूट्यूब से देखे हुए टोटके आजमाए थे, उन टोटकों का पिंजरा टूटता हुआ नज़र आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन उड़कर आपकी तरफ आएंगे या फिर किसी ने अगर आपको कैद किया है या आपको अपने घर से निकाल दिया, आपके माँ के घर में बिठा दिया है, तो आपके पर्सन मुझे लौट कर आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं और आपको अपने साथ ले जाएंगे। अगर किसी के सिनेरियो में आपके पर्सन को या कोई अदालत में है या सचमुच जेल में किसी केस, झूठे केस में फंसाया गया है और आपके पर्सन ने हिम्मत छोड़ दी, तो अब कहीं ना कहीं जेल में ही या इस कैद में ही आपके पर्सन को यह अवेकनिंग हो रही कि जो कुछ करना है इस शेर को ही करना है। इस शेर को जितना मर्जी पट्टियाँ बांध दो, शेर हमेशा शेर रहता है, भीगी बिल्ली नहीं बनता। तो भाई
मेरे पेरेंट्स का भी बीच में शोर आ रहा है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि इस चीज़ को आपने क्लेम करना है, ठीक है। एंड प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे ये बताएं कि अगर ये चीज़ें इनके पर्सन को रियलाइज़ हो रही हैं, वो तकलीफ़ में उनका अवेकन हो गया, उनको अपने पर्सन का, मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ की मेच्योरिटी समझ में आना शुरू हो गई है, तो इसका आपको बताएं कि ट्रू लव में, इनकी लव लाइफ में उनकी क्या थॉट्स है और वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या नज़र आता है। आ रहे हैं आपके पास आपके पर्सनल लौट कर सिलेंडर पिटी का कार्ड। यहाँ पे सिलेंडर पिटी का कार्ड बताता है कि थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। ये कार्ड 2 दिन पहले की रीडिंग में, शायद अगस्त प्रेडिक्शन की रीडिंग में ये कार्ड आया था, तो आपके पर्सन लौट कर आ रहे हैं, या कर्मा वाली रीडिंग में आया था, ये लास्ट रीडिंग में या शायद उससे पिछली रीडिंग में ये कार्ड आया था। आपके पर्सन आपके पास ही आएंगे क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही। यहाँ पे वो कश्ती में आ रही, यहाँ पे गो विद फ्लो पे हो गए। शायद उन्होंने अपने आप को यूनिवर्स के हवाले कर दिया कि अल्लाह अगर हम दोनों ही सच्चे हैं तो हमने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, हम इस दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अपना कंपेटिबल मानते हैं, आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, आपको ब्यूटी विद ब्रेन मानते हैं। हो सकता है आप दुनिया, उनके लिए आप दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन, सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन औरत या मर्द हो सकते हो, जेब के गर्म हो सकते हो। ब्यूटी विद ब्रेन का मतलब ये होता है कि आपके पर्सन आपको अपना लकी चार्म मानते हो सकता है काम शुरू करने से पहले आपकी तस्वीर देखते हो सकता है कोई भी नया डील करने से पहले, बिजनेस डील करने से पहले, या कॉलेज जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, कोई भी ऑप्शन करने से पहले या तो आपकी तस्वीर देखते हैं या आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर लेते हैं। आप जब जब उनकी लाइफ में रहते हो तब तब उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है, खुशियाँ आती हैं। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। हर लिहाज से आप अपने पर्सन को कंपेटिबल लगते हो, खूबसूरत लगते हो सकता है आपकी आंखें ग्रे कलर की हों, काली, बिल्कुल स्याह काली आंखें हों, और वो काली आंखें ही आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ। हो सकता है आपके बाल शॉर्ट कटिंग में हो और आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी। आप ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते होंगे, जिस महफिल में बैठते होंगे महफिल को जमा देते होंगे। यही चीज़ आपके पर्सन को आपके सामने नज़र आती है मेच्योरिटी के साथ। अगेन मेच्योरिटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं एंजल्स आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गाइड करते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तुम्हारी पर्सनी है, तुम्हें ये अमल करके इस पर्सनी के पास जाना है। जिस तरह यहाँ पर आपके पर्सन को तवीज़ धागे के ज़रिए, जादू टोने के ज़रिए आपसे दूर किया गया था, उसी तरह सारी रात जब आपके पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं तो उनके गुड एंजल्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कोई टैरो रीडिंग सुनना शुरू किया, हो सकता है किसी बुज़ुर्ग के पास जाना शुरू किया। अब उन्हें आपकी अहमियत, आपकी वर्थ का पता चला है। जैसे ही आपकी वर्थ का पता चला है तो आपके पर्सन सारी रात आपके बारे में सोचते हैं कि आप जैसी मेहनती लड़की, आप जैसी खूबसूरत मर्द या लड़की, आप जो भी हो, उनकी बीवी हो, क्रश हो, मंगेतर हो, जो कोई भी आपका रिलेशन इसके साथ बनता है, आपका कंपेटिबल कोई नहीं है। आप उनके लकी चार्म हो और आप ही उनको अच्छे से मशवरे देते हो और आपके दिए हुए मशवरे पे आपके पर्सन को कभी कोई लॉस नहीं हुआ। तो भैया अपने पर्सन का आप भी इंतज़ार करो और कहीं ना कहीं रात भर वो आप ही को निहारते हैं, रीप्रिंटिंग योरसेल्फ। आपको उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके गुस्से की वजह से आपका घर या आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। आपको दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, आपका एतबार जीतने के लिए कुछ ना कुछ वो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको आप तक आने में देर लग रही है। वो अपनी ज़ात पर काम कर रहे हैं और वो उन सारी बातों को पास में, जहाँ से आप में लड़ाई झगड़े शुरू हुए, जहाँ से आप में गलतफहमियाँ शुरू हुई, उन सब चीज़ों को वो ख़त्म करने की कोशिश करे। अगर किसी चीज़ की उनकी एडिक्शन हो गई थी, कोई सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाता है, कोई कमरे में बंद कर लेता है, कोई लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है, कुछ भी किसी भी किस्म की एडिक्शन हो सके, तन्हाई पसंद हो जाता है, तो ये सब वो चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बातूनी थे और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खामोश तबीयत के थे, लोगों का आना जाना पसंद नहीं करते थे, अपनी लाइफ में किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते थे, तो अब आपके पर्सन चेंज होकर आपकी लाइफ में आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि भाई आपकी चिख तोड़ने पर सारी ज़िंदगी ही बर्दाश्त करनी है। दी डिस्ट्रॉयड मैस्कुलिन, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अंदर की वो जो ईगो थी ना, मर्दाना ईगो, कि मैं मियाँ हूँ या मैं शोहर हूँ या मैं मर्द हूँ, जो मैं करूँगा वो होगा, तुम कौन होती हो क्या नहीं होती, वो चीज़ उनकी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। और कहीं ना कहीं उस मर्दानगी को, उस गुस्से को, उस एग्रेसिवनेस को ख़त्म करती है आपकी मासूमियत, आपके प्यारी प्यारी छोटी छोटी अदाएँ। जैसा कि आप बहुत ज़्यादा बोलते थे, आपकी ये मासूमियत ही आपके पर्सन को छुपी हुई एनर्जी में हील करती है। आपके ना होने पर सारी रात और वो यही सोचते हैं कि तेरे जैसी शैतानियाँ
कोई दूसरी कर ही नहीं सकती, और उनको इन शैतानियों की, इस मासूमियत की आदत हो गई थी। अब जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उन्हें एहसास होता है कि यार तेरे जैसी बंदी दोबारा ज़िंदगी में उसकी लाइफ में, या बंदा दोबारा उसकी लाइफ में नहीं आने वाला। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन आपको, आपकी मासूमियत को, आपकी आपके इनर चाइल्ड को बहुत पसंद करते हैं। वो आपको बताएंगे नहीं, उनको आपकी हर अदा ही बहुत पसंद आती है, क्योंकि बच्चा कैसा भी हो, हर शक्ल में, हर रूप में, हर शैतानी में प्यारा ही लगता है। लेकिन कभी कभी होता है कि माँ बाप भी बच्चे की शैतानियों से तंग आकर डांट देते, तो समझ लो कि एक वही सिनेरियो चल रहा है कि आपके पर्सन की मर्दाना, उन्हें लगता था कि आप बड़े हो गए हो तो आप में वो बच्चों वाली हरकतें ख़त्म हो गई होंगी और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को खामोश तबीयत में कर लोगे। लेकिन उन्हें फिर रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरे पर्सन को बाय नेचर ही बच्चों वाली आदत है, मासूमियत है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी नाराज़ होते हो, बहुत जल्दी मान भी जाते हो। तो यही चीज़ आपके पर्सन को दोबारा किसी पर्सन में नहीं मिली, तो उन्हें यह रियलाइज़ अच्छे खासे हो गया कि ये मेच्योरिटी का सबूत उन्हीं को देना पड़ेगा। ये मेच्योरिटी आप में कभी भी नहीं आने वाली, क्योंकि बच्चा कभी भी मेच्योर नहीं होता। और जब आपका इनर अंदर बच्चा ज़िंदा हो तो बड़े होने के बाद भी ज़िंदगी बड़ी सेट रहती है, क्योंकि जिसके अंदर उसका बच्चा ज़िंदा रहता है ना, उसको माफ़ करने में बहुत आसानी रहती है। तो कोशिश ये करना कि अपने अंदर के बच्चे या बच्ची को ज़िंदगी में कभी मरने ना देना। अगर आप ज़िंदगी को वाकई जीना चाहते हो, हालात कैसे भी हो, कंडीशंस कैसी भी हो, हर चीज़ अल्लाह पर, डिवाइन पर छोड़ने के बाद अपने पर्सन के प्यार पर ट्रस्ट करना और उसकी लाइफ में भागते दौड़ते हुए चले जाना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ इंजॉय। रात में डीप डाउन मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन इसके अलावा क्या सोचते हैं, उन्हें क्या नज़र आता है कि उनके पर्सन की लाइफ उनके बिना कैसी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन डीप डाउन आधी रात के पहर क्या सोचते हैं। आधी रात के पहर जब रात होती है तो आपके पर्सन का आपसे मिलने का दिल करता है, आपसे बातें करने का दिल करता है, आपकी बक सुनने का दिल करता है। और अगर आपकी हॉट एंड कोल्ड की है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो बहुत जल्दी मुझे आपकी तरफ लौट कर आते हुए नज़र आते हैं। बहुत कुछ सारी रस्मों को, कस्मों को तोड़कर आपसे कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आते हैं। और अगर आपका टावर मूवमेंट आ चुका है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो कॉल, टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नज़र आता है। ये एक्शन नहीं है, लेकिन ये है कि ये उनकी काविश है, ये उनकी सोच है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके साथ मैच्योरिटी के साथ हर लिहाज से अपने आप को बदल कर आके आप प्रूफ करेंगे कि मेरे पर बहुत से सच रिवील हुए हैं, बहुत सारी बातें मेरे घर वालों की रिवील हुई हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की थी और मैं तुम्हें ही गलत समझ रहा था। अब मेरे सामने बहुत कुछ ओपन अप हुआ है, बहुत से सच रिवील हुए हैं, तो मैं तुमसे सॉरी बोलने आ रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हो सकता है नीज़ पे बैठकर आपसे सॉरी बोले, लेकिन उससे पहले वो बहुत छोटे से कॉल, टेक्स्ट मैसेज के साथ आपकी लाइफ में आएंगे। आपने बस इतना करना है कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए, अपनी मासूमियत को बरकरार रखते हुए खामोशी से सारी बातें सुन लेना, क्योंकि उन्हें इसी चीज़ का डर है कि मैं अगर गया तो अगर उसने मुझे आगे कुछ कह दिया तो मेरा क्या बनेगा। क्योंकि जो किंग ऑफ पेंटिकल होता है उसके अंदर अकड़ बड़ी होती है। भाई ये कोई किंग ऑफ कप नहीं है जो अपने प्यार को जाके, ऐसा बादशाह जो पेंटिकल की एनर्जी में हो, उसने अब ये पेंटिकल्स बहुत मुश्किल से कमाए होते हैं। ईगो बहुत ज़्यादा ऐसे बंदे में होती है। रहम दिल होने के साथ साथ ये बंदा अपनी लाइफ में दूसरों की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए ये बंदा आपको भी शायद एक दफ़ा ही मौका दे कि भाई मैं जाके पूछ लेता हूँ, कॉल करके देख लेता। तो आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझदारी का सबूत देना। मुझे ये भी लगता है कि अगर आप थोड़ा सा समझदारी का सबूत दो तो ये बंदा या तो डायरेक्ट शादी की ही ऑफ़र कर देगा 1-2 दफ़ा की मीटिंग के बाद, या फिर आपके लिए कोई अच्छा खासा महंगा गिफ्ट लेकर आएगा जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये बंदा भी मुझे ये ऑफ़र दे सकता है। यहाँ पर आ गया है जी क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। कहीं ना कहीं उनको रोका गया था उनकी माँ की तरफ से, समाज की तरफ से, फैमिली वालों की तरफ से, बैकग्राउंड की तरफ से, रस्म और रवाज, रिलीजन आ सकता है, नॉन मुस्लिम हो सकते हो, आउट ऑफ रिलीजन हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो माँ बाप की बातों में आ गया था कि भाई मैं अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, अपने समाज को नहीं छोड़ सकता, उनके साथ नहीं लड़ सकता। अब कहीं ना कहीं उन्हें लगता है एक तरफ आप और एक तरफ उनके घर वाले रिश्तेदार रस्म और रवाज हैं, तो वो क्या करें। बहुत ज़्यादा रस्मों कस्मों में उलझा हुआ ये बंदा है। मैंने यहाँ पे आपको कैद में किया था कि बहुत सी
फैमिली वालों ने अपनी रस्में कस्में देकर, मैजिक देकर आपके पर्सन को आपसे दूर किया होगा, जो कि जब वो आपको सोचता है तो वो फैमिली वालों की रस्में कस्में वादे भी साथ साथ याद आते हैं। हो सकता है कि जब वो आपकी तरफ आएँ तो उन्हें अपनी सारी दुनिया ख़त्म करके आपकी तरफ आना, और यही चीज़ आपके पर्सन को आप तक आने के लिए मना कर देती है, रोक देती है। वो इतना बड़ा कदम उठाने की ताकत नहीं रखते, शायद इसीलिए वो गो विद फ्लो में है कि अगर किस्मत ने चाहा तो हम मिल जाएंगे, अगर ना चाहा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। कुछ इस तरह की फ़िलहाल रात गए आपके पर्सन सोचे थे। आपके जाने के बाद आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा ख़जाना शायद खो दिया है कि जिसकी भरपाई शायद ही हो, और शायद इसीलिए उन्होंने गो विद फ्लो की एनर्जी में अपने लकी चार्म को खोने के बाद अब अपने आप को स्लोली अवेयर करना शुरू किया है। अगर इस तरह की कोई एनर्जी बन रही है आपकी, तो ये याद रखना कि आपके पर्सन ने आपको धोखा नहीं दिया। वो सारी रात आपके बारे में सोचते हैं, किस तरह आप तक पहुँचे, किस तरह इस एनर्जी से जान छुड़ाएं, या उसके होते हुए उनको रखते हुए आपके साथ चलें। तो आपको भी यहाँ पर अपने पर्सन का साथ देना है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो। यहाँ पे 11-11 की एनर्जी बन रही है, एंजेलिक रीडिंग है। हो सकता है कुछ लोग, अगर आप अनमैरिड हो, ज़रूरी नहीं कि सारी रीडिंग शादीशुदा लोगों की, अगर अनमैरिड हो तो आपकी समाज के साथ शादी होती हुई नज़र आती है, बारात आती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है जैसे या तो आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड हैं, या फिर ऐसा सिनेरियो है कि अगर आप दोनों, या फिर दोनों ही मैरिड और आप दोनों को अलग अलग जगह पे प्यार हुआ, और इसी वजह से दोनों तरफ से ससुराल वालों ने मैजिक शैजिक चलाया, और इस तरह का कोई सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे बच्चों की मिस कैरेज होने की एनर्जी नज़र आती है, और कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है कि आने वाले 1 वीक में या 15 डेज़ में आप अपना ख़ास ख्याल रखना। ऐसा लगता है जैसे कि आप अच्छे खासे हॉस्पिटलाइज होते हुए नज़र आते हो, या ये आप हो या आपके पर्सन है। कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी बन रही है कि आपके ससुराल वाले शायद आपको एक बार फिर मौका दें अपना घर बसाने का, जो कि यूनिवर्स की तरफ से दिया जाएगा, और ये एक दफ़ा ही आपके पर्सन कदम उठाएंगे। आप ये ना समझ लेना कि एक दफ़ा आपके पर्सन आए तो अब नखरे करो कि मैं नहीं जा रही, या मैं नहीं बात मानूंगी, या मेरी शराइत मानी जाए। तो एक दफ़ा अपने पर्सन की पूरी बात सुनने के बाद सोच समझ कर ठंडे दिमाग से फैसला करना है। ऐसा ना हो कि आप ईगो में हो, आप गुस्से में हो, आप नादानी करो, और ये आपके ससुराल वाले पर्सन वगैरह आपकी लाइफ में से हमेशा के लिए फारिग हो जाए। तो ऐसी गलती मत करना प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं कि आपके देखने वाले व्यूज़ रात भर में क्या सोच रहे थे। लौट कर आपके पास आएंगे, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि आप लोगों के पर्सन मुझे या तो शादीशुदा लगते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे बच्चों की एनर्जी आ रही थी। यहाँ पे अगर आपके पर्सन लौट कर आने के बारे में सोच रहे हैं तो ये लेडी एनर्जी उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनकी माँ भी थे। इनको आपको अपने साथ लेकर आएंगे, इस तलवार को आपको अपने साथ झेलना ही पड़ेगा। और यही एनर्जी है जो 10 ऑफ सोर्ड की सारी रात आपके पर्सन आपको भूल नहीं पाते, और इसी वजह से आपके पर्सन ने गो विद फ्लो में रहने की कोशिश की। छुपी हुई एनर्जीज में आ गया। 2 ऑफ कप की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है। जिस तरह की सोचें आप सोचते हैं, जिस तरह की तकलीफ में आप में, अगर आपको लगता है कि आप तकलीफ में हो और आपके पर्सन बड़ी खुशियां मना रहे हैं, तो भी 2 ऑफ कप की एनर्जी में कभी भी कोई एक पर्सन खुशियां नहीं मनाता। यहाँ पर हर बंदा जैसे आप तकलीफ में, उसी तरह आपके पर्सन भी तकलीफ में है। और अगर आप लोग इस तरह एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहो तो क्या ही बात है, और अगर ना रहना चाहो तो बदले में क्या ही कहा जा सकता है। सिर्फ यही कहूँगी कि आप अच्छा मैनिफेस्ट करो, आपके पर्सन अच्छा करेंगे। अगर आप अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर सकते तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है, दोनों ही अच्छा प्रेजेंट नहीं करोगे। यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो आपके स्टार साइंस में एयर साइन बहुत ज़्यादा आया है, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, सभी स्टार साइन यहाँ पर मौजूद है। तो अगर रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होती है वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती तो इस रीडिंग को जाने दें, नेक्स्ट को आने दें। लेकिन ये डीप डाउन रात की फीलिंग थी। आपके पर्सन, आप दोनों एक दूसरे से इक्वल प्यार करते हो, एक जैसा सोचते हो, एक जैसा करते हो। एक के लिए दूसरा रोता है, दूसरे के लिए पहला रोता है। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आती है। ऐसा लगता है कि या तो कोई बच्चे की वजह से आपको छोड़कर गया, या फिर बच्चे की वजह से आपने अपने पर्सन को छोड़ा है, या फिर कोई सिनेरियो ऐसा ज़रूर है जिसमें बच्चे और बीवी इन्वॉल्व है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैटर अफेयर में डेफिनेटली हो। कुछ इस तरह का सिनेरियो है। तो अपने आप को देख लेना कि आपने कैसे मैनेज करना है। क्या आपके पर्सन इस बीवी के साथ आपको कैरी कर सकते हैं, या फिर आप अपने पर्सन के साथ इसकी फैमिली को कैरी कर सकते हो, ये डिसीजन आपका है। डेट ऑफ बर्थ में मैं बताऊं तो आपके पर्सन के स्टार में मुझे यहाँ कैंसर की और विर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
डेट ऑफ बर्थ में अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो मुझे 3 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 9 की एनर्जी, 11 की एनर्जी, 14 की एनर्जी, 17 की एनर्जी, 19 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 26 की एनर्जी, 21 की एनर्जी, 22 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 31 की एनर्जी, 33, 35, 37 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेजोनेट होती हुई नज़र आती है। यहाँ मुझे आज सारी रीडिंग में जुम्मे का दिन, फ्राइडे बहुत ज़्यादा फील हुआ। हो सकता है कि आपके पर्सन या तो जुम्मे वाले दिन आपसे रब्ता करें, फ्राइडे वाले दिन आपसे रब्ता करें, या एक हफ्ते में आपके साथ रब्ता करें। कुछ इस तरह का जुम्मे का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। अगर इस तरह की कोई एनर्जी हो तो देख लेना कि किस तरह आपके साथ रेजोनेट होती है। जुम्मे वाला दिन आप लोगों के लिए, फ्राइडे का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। तो इसको देख लेना कि हिंदी में मुझे नहीं पता कि जुम्मे को क्या कहते हैं या फ्राइडे को क्या कहते हैं, तो आप लोग खुद ही ज़रा यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना। मुझे हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। तो ये जो थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, ये जो मैंने अपनी क्लासेस ली हैं तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स का कमाल है जिन्होंने थोड़ी बहुत सिखा दिया, वरना अदरवाइज़ मुझे ये शुक्रवार और पुत्रवार मुझे नहीं पता, ठीक है। सॉरी इसके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं ऐसे सिनेरियो में मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। अगर आप अभी कोई सोच रहे थे कि आपके पर्सन को आप अपने पर्सन से रब्ता कर लो, तो आपने कोई रब्ता नहीं करना, आपके पर्सन खुद आपसे करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपने पर्सन को माफ़ नहीं करोगे, इसी सज़ा में रखोगे, तब भी ये फ़ैसला मत लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, उनको आपको छोड़ के जाने का पछतावा। उन्होंने गो विद फ्लो वक्ती तौर पर आपको इस एनर्जी को मैं दिया है कि आप, उनकी बीवी, उनकी माँ, उनके घर वाले इस एनर्जी से निकल जाएं, देन वो आपके पास लौट आएंगे। जितना सच्चा प्यार आप करते हो उतना प्यार वो भी करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने धोखा दिया था, देन तब भी जवाब है नो, आपके पर्सन आपके साथ बहुत ट्रू हैं। बाकी आपकी मर्जी है। टेक एक्शन, आप लोगों में से कुछ लोगों को टेक एक्शन की ज़रूरत है। एक्शन लेके देख लो। अगर आपको लगता है कि आपकी बात की वर्थ है, आपकी बात इस वक्त असर करेगी और आपको बिछड़े हुए काफ़ी देर होगी, आपके पर्सन भी इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी की बात करें, तो शादी की बात अभी ना रखना, वैसे बात करके देखो, हेलो हाय करके देखो, मे बी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए। आगे अबंडेंस, अगर स्लोली चलोगे तो विन द रेस हो ही जाएगा, एक ना एक दिन तो मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिन्हें अपने पर्सन के बारे में कंफर्म है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, सिफली लम नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो रिमूव हो चुकी है या होने वाली है, या फिर ये खुशियों वाली अबंडेंस आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से आने वाला है, ठीक है जी। रिमेन पॉजिटिव, वही बात आगे जो मैंने आपको शुरू में कही है कि पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी और अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली आएगी। यहाँ पे आ गया फॉरगिवनेस, अपने आप को भी माफ़ करो, अपने पर्सन को भी माफ़ करो। बच्चों वाली हरकतें जो आप करते थे उसे कंटिन्यू रखो, देन अबंडेंस आएगी, देन आपके पर्सन लौट के आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व लाजमी है और आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आकर ही रहेगी। तो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन आपकी लाइफ से गए थे, तो याद रखना कि ये पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली, ये औरत या मर्द जो कोई भी, ये आपकी लाइफ में रहने वाला है। तो इसको आपने हल्के में नहीं लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से जो सारी रात में वो सोच रहे थे, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आपके पर्सन के डीप डाउन में रात गए मैसेजेस क्या हैं। ओके जनाब, रैंडमली आपके कार्ड निकालूंगी। दिसंबर का महीना किसी के लिए अहम है, एक चले मिक्स हो गया, रैंडमली निकालूंगी। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज पे नहीं कर सकते, और आपका दिल इस चीज़ की शहादत देता है, ठीक है। यहाँ पे इनको बस करते हैं और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या है। मई का महीना, मैंने आपको बोला था कि मई का महीना आप लोगों के लिए अहम हो सकता है। तो देख लेना कि मई का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है और छुपी हुई एनर्जीज में क्या मैसेज है। डोंट लीव मी अलोन, अपने पर्सन को बिल्कुल मत छोड़ना। ये दो मैसेजेस हम लेके बाकी को हटा देते हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है, ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, रात भर में सोच रहे थे और आपको नहीं बता पाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे था डोंट लीव मी अलोन, मुझे अकेला ना छोड़ो। मई का महीना आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है कि आपके पर्सन
या तो मई की उनका बर्थ मंथ हो, आपसे मिले हो, आपसे बिछड़े हो, मई के महीने में आपकी शादी उनके साथ हुई हो, ब्रेकअप हुआ हो, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, बच्चा पैदा हुआ, जो भी सिनेरियो, बेबी पैदा हुआ, जो भी सिनेरियो निकल के गया आप लोग देख लेना, ठीक है जी। यस योर फीलिंग्स आर करेक्ट, तुम्हारी सोच ठीक थी, तुम्हारा इनर जो इंट्यूशन लेवल था वो ठीक था, जो तुम मेरी फैमिली के बारे में बता रही थी, जो भी सिनेरियो था वो ठीक था, मैं गलत था। हेल्प मी, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी है। अगर तुम्हें ये सब पता है कि सब ठीक था तो मेरी मदद करो। मई के बाद जुलाई का महीना किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है, देख लेना, ये जुलाई का ही महीना चल रहा है, आगे अगस्त आने वाला है। इस महीने में आपकी लड़ाई हो सकती है या ख़त्म हो सकती है या शादी हो सकती है या कोई भी सिनेरियो निकल के आ सकता है। फरवरी का महीना किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। अभी तो फरवरी गुजर गया, हो सकता है फरवरी आने वाले फरवरी तक आप लोगों की या तो शादी हो जाए या सुलह हो जाए या कोई बेबी पैदा हो जाए या कोई भी मसला, कोई खुशी आने वाली, ये महीने बहुत अहम हो सकते हैं। इट इज़ नॉट ओवर येट, ये तो आपके पर्सन हर मैसेज में कहते हैं, उनको यही लगता है कि इट इज़ नॉट ओवर येट, पर एक्शन आपका पर्सन लेता लूता कोई नहीं। कहीं नो आई हर्ट यू, आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दे दी है। नवंबर का महीना क्लैरिफाई हो गया, मैंने आपको बोला था। डू यू ट्रस्ट मी, क्या आपको आपके पर्सन पर अभी एतबार है, और अगर है तो नीचे ज़रूर लिख के जाना। उन्होंने आपसे सवाल किया, क्लेम करना। 5D में आपके पर्सन को मैसेज मिल जाएगा। अप्रैल का महीना मैंने बोला था, अप्रैल भी क्लैरिफाई हो गया है। आई वॉन्ट टू बी ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, या हमेशा चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। हमेशा उनकी दुआओं में आपका नाम रहता है। वी आर द डिफरेंट, टू डिफरेंट, उन्हें लगता है कि हम दोनों एक मुख्तलिफ कास्ट से आते हैं, मुख्तलिफ रिलीजन से आते हैं। अगर आप लड़की और वो लड़का फिर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर बाय नेचर बाय थॉट आप दोनों एक दूसरे से चेंज हो तो फिर तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। डोंट लीव मी अलोन, अगेन से आ गया, 2 दफ़ा आ गया। आपके पर्सन भी आपके बिना रह नहीं सकते, उन पर ट्रस्ट करना। 2 दफ़ा वो कह रहा है आई लॉस्ट माई सेल्फ, उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने आपके बिना उनकी ज़ात खो गई है। वो कुछ भी नहीं है, हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, या शायद बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं। बहुत मेहनती शख्स है जो आप पर पहुंचने के लिए ये सब मेहनत कर रहा है। आई सा इन माई ड्रीम, मैंने तुम्हें अपनी ख्वाब में देखा है। आई विल कॉल यू, ये चीज़ मैंने आपको कहा था, ये क्लैरिफाई हो रही है कि बहुत से लोगों की तरफ से मुझे आपके पर्सन की तरफ से कॉल टेक्स्ट आता हुआ नज़र आता। आई एम सो कन्फ्यूज़, फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं कॉल करूँ ना करूँ, कहीं तो देगी मेरी इज़्ज़त अफजाई तो नहीं कर दोगी, तो प्लीज़ उसकी इज़्ज़त अफजाई ना करना। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना कि मैं आपकी इज़्ज़त अफजाई नहीं करूँगी, मैं आपको प्यार से टैकल करूँगी, प्यार से डील करूँगी। फिर आगे लिखना आई लव यू वन, आई लव यू वन, आई लव यू वन, मैं भी तेरे बिना जी नहीं सकती। दिसंबर का महीना बहुत अहम होता है, तो अपने पर्सन के साथ बहुत प्यार से बात करना। प्लीज़ डोंट ट्रस्ट द पीपल, वो कह रहे हैं लोगों की बातों पे ट्रस्ट ना करना, मैं ये गलती कर चुका हूँ, ये गलती अब तुम ना करना। जनवरी का महीना क्लैरिफाई हो गया। जनवरी, फरवरी, नवंबर, अक्टूबर, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है। यहाँ पे मैसेज आ गया, आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड टेल यू एवरीथिंग, और वो आपको बताएंगे सब कुछ। वो अब जब भी आपके पास आएंगे लौटकर, वो आपको सब कुछ बताएंगे, सारा सच बताएंगे। बट आपने क्या करना है, अपने लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना, अपने सास बहू भाभी दरानी जेठानी तेरे मेरे मोहल्ले वालों पर ट्रस्ट नहीं करना, सिर्फ अपने पर्सन पर ट्रस्ट करना। आई नो स्टिल यू लव मी, उन्हें पता है कि आप उनसे प्यार तो करते हो लेकिन गुस्सा दिखा रहे हो। शबान का महीना, क्योंकि बच्चों वाली एनर्जी तो वो पहले भी आई गई थी। शबान का महीना 8वां महीना किसी के लिए अहम हो सकता है, जो कि अगस्त का ही महीना बनता है। अगले महीने तक आने वाले 2-3 दिनों में आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर। यू आर माई फैमिली, उन्हें आप अपनी फैमिली का एक हिस्सा लगते हो या फैमिली ही लगते हो। आई गोट माई कर्मा, और कर्मा ये आ गया है जनाब मैसेज आपका। आपके पर्सन रात में उन्हें आपके साथ की हुई बदतमीज़ी, बद इखलाकी, बेईमानी, धोखे का कर्मा मिल चुका है। फैमिली वालों ने अच्छी खासी छंड परेड कर दी है, तो लिहाजा आपको उनको कर्मा देने की ज़रूरत नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम सॉरी। कर्मा मिलने के बाद सॉरी बोला तो क्या ही बोला, चलो खैर अच्छी बात है कि उन्होंने बोल दिया, तो वो आपसे सॉरी मांग रहे हैं। अगर आप चाहो तो उन्हें सच्चे दिल से, खुले दिल से माफ़ कर देना। ये थे आपके पर्सन की रीडिंग, लेट नाइट डीप डाउन थॉट्स। आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उन्हें उनका कर्मा मिल चुका है, सॉरी बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह मुझसे गलती हुई, तुमने गलती नहीं करनी, तुमने सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करना है। ऐसी सूरत हाल में अगर आपको रीडिंग पर ट्रस्ट आए तो भैया आपने नीचे रीडिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, क्लेम करना है। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स लिख कर अपने फीलिंग्स को, इन आंसर्स को जवाब देना, ताकि 5D में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके पर्सन को आपका मैसेज है, ताकि वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना उनका आसान हो जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। आप जिस भी सिटी से, अपना सिटी और अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम नीचे लिख के ज़रूर जाया कीजिए, मुझे ज़रूर हील किया कीजिए। अपने आप को
हील करना मत भूलिए। रोज़ाना आईने में खड़े होकर ज़रूर कहा कीजिए आई लव यू वन, आई लव यू वन, आई लव यू वन। इससे आप भी हील होते हो, आप खूबसूरत भी होते हो और यूनिवर्स में भी एक अच्छा मैसेज आता है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।